मैं क्या बता रहा था कि हमारा आज का नया टॉपिक है। देखो मैंने बोला था ना बायो-सावर्त लॉ के 3 एप्लीकेशन हो गए, एम्पियर्स लॉ के 4 एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ के। इसमें हमारे सिलेबस में ना 3 ही है। एक एक थिक वायर का भी आता है, वो शायद हमारे सिलेबस में नहीं है। होगा तो बाद में कर लेंगे उसको। और एक है जो हमारे सिलेबस में जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है वो है मैग्नेटिक फील्ड इन अ टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड की अगर फिगर की बात की जाए तो टॉरॉइड का फिगर कुछ ऐसा होता है। अपने मान लो जो ट्यूब होती है ना किसी भी टायर की, वो ट्यूब ले लो और उस ट्यूब के ऊपर ना वायर को वुंड कर दो। ठीक है? और यहाँ पे से फ्लो करेगा करंट। एक एंड से करंट आएगा, एक एंड से करंट जाएगा। इसका अगर हमने थोड़ा दूसरा फिगर देखा अगर तो कुछ ऐसा भी बन सकता है। करंट ऊपर जा रहा है, पीछे से नीचे आएगा। करंट अगर हमने देखा ध्यान से अगर यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जाएगा तो हमने इसको क्रॉस से दिखाया और नीचे से ऐसे करके बाहर की तरफ आ जाएगा ना डॉट की तरफ। ठीक है? ऐसा मतलब इसको मैं ऐसा बनाऊँ ना अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ से और यहाँ से ये बाहर की तरफ आएगा। याद रखना जो क्रॉस और डॉट होते हैं ना, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नहीं दिखाते हैं, दिस कैन आल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर? और ये ऐसा ये फिगर क्या इसके जैसा हो गया। देखो बाहर कैसे करंट बाहर की तरफ अंदर की तरफ है, नीचे से करंट बाहर की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बोला तो यहाँ पर 3 पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं। एक तो P1, एक P2, एक P3। एक चीज और समझ लो, हमें डेटा क्या-क्या गिवन है यहाँ पे। हमें बोला गया करंट इन द लूप इज I, इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है
R2, ठीक है, करंट है I और टर्न डेंसिटी हमें दी गई है N, ठीक है, ये अपने डेटा की वजह। इतना पहले फिगर जरा सा नोट कर लो, कहाँ कहाँ पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड है, P1, P2, P3, ये 3 पॉइंट है और इसी को मैंने थोड़ा सा सिंबॉलिकली ऐसा दिखा दिया। P1 और P3 तो बड़ा आसान है, तो फटाफट नोट कर लो फिगर को, फिर आगे लिखूं मैं। तो जब P1 और P2 की बात आएगी ना, फिगर नोट कर ली सब लोगों ने, तो नोट करो, मैं 1 मिनट में आया। सर लिखते हैं। आगे बढ़े हम लोग। और बोलो हाँ या ना। हो गया फिगर यस नोट सर। डाउन? ओके, चलो मान लो P1 है, तो पहला लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो अगर हम आउटसाइड द सोलेनॉइड की बात की जाए तो ऐसा लिखेंगे, सर एम्पीरियन लूप टॉरॉइड क्या है होगा हमारा, सर्कल हो जाएगा। सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात समझ लो कि करंट एनक्लोज क्या होगा, करंट एनक्लोज सर वहाँ पे टॉरॉइड होगा ना। क्या क्या बोले? टॉरॉइड है ना सर, हाँ, सोलेनॉइड नहीं है ना। करंट एनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, बाय एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू P1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, यस और नो? ध्यान से देखो तो, अगर P1 है, हमने ड्रॉ कर दिया, तो एक देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो दोनों तो करंट में हम अप को लेंगे पॉजिटिव, डाउन को लेते हैं नेगेटिव,
तो टोटल करंट कितनी हो, 0 हो जाएगी ना। देयरफॉर B इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ B डीएल हो जाता है म्यू नॉट I। अब I 0 हो गया तो B तो 0 होना ही होना है। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, जो होगी आउटसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, इन द सोलेनोइड, इनसाइड इन, इनसाइड P2 हुआ, इन P1 हुआ। यहाँ भी सेम कहानी है। करंट एनक्लोज, अगर मैंने यहाँ पे एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया P3 से पास होते हुए और एक P1 से पास होते हुए, ठीक है, तो अगर P3 से पास होते हुए बनाएंगे तो भी 0 ही आएगा ना। करंट एनक्लोज बाय एम्पीरियल लूप देखो, P3 से अगर हमने पास किया तो यहाँ पे तो करंट है ही नहीं। P1 के लिए करंट थी लेकिन एक प्लस एक माइनस थी, तो वो ऐड होकर 0 हो गया। P3 में तो करंट है ही नहीं, एम्पीरियल बना दो। अब P1 का ड्रॉ करेंगे ऐसा करके, अगर हम लोग इसमें प्लस और माइनस, P3 में तो है ही नहीं। एम्पीरियल लूप पासिंग थ्रू P3। हाँ, टॉरॉइड अलग होता है, सोलेनॉइड अलग होता है। रुद्र, सोलेनॉइड ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉर्क का डब्बा आता है ना, सिलेंडर, उस पे वायर लपेट दो, वो बन जाएगा सोलेनॉइड। जो ट्यूब आती है ना, साइकिल की ट्यूब या जो एक्टिवा की ट्यूब होती है, वो ट्यूब ऐसी होती है, उसके ऊपर वायर लपेट दो, वो बन जाएगा टॉरॉइड। आई बात समझ में? सर इधर सोलेनोइड की जगह टोरॉइड आएगा ना, आपने सोलेनोइड लिखा देंगे। वहाँ पे कहाँ आपने पे? सोलेनोइड की अच्छा, जगह वहां पे, टोरॉइड लिखा सॉरी है। सॉरी सॉरी, एक मिनट। एम्पीयर पासिंग थ्रू P3। ये आंसर होगा। करंट एनक्लोज बाय एम्पीयर लूप पासिंग थ्रू P3 इज 0। देयरफॉर ये दोनों पॉइंट फटाफट नोट कर दो, ये दोनों ही आसान है। थोड़ी हमको मेहनत करनी है P2 के लिए बस। सर हाँ बोलो। सर किसी सोलेनोइड को अगर सोलेनोइड के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दे हाँ, वो तो वो होता है टोरॉइड बन जाए। टॉरॉइड। एक्चुअली क्या होता है, सोलेनॉइड के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो, वो टॉरॉइड बन जाएगा। और मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे दोनों के फॉर्मूला भी सेम आ रहे हैं।
उधर लिखा होगा। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग आगे। दोनों हो गए। अब आता है मेन P2 वाला। एग्जाम में शायद ना ये जो दोनों पॉइंट है वो आए भी ना, ऐसा भी, या वो कभी 1 मार्क को एक क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इन द सोलेनॉइड, ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेन जो एग्जाम में आएगा वो अब ये वाला आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड द टॉरॉइड। आगे, अब अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे क्या करना होगा, P2 से हमको एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं। ये हमारा P2 कहाँ से पास होगा, एम्पीरियल लूप। तो यहाँ पे लिखेंगे, सारे के सारे स्टेप वैसे ही लिखाएंगे। पहला स्टेप, यहाँ पूरे सब कुछ लिखना होगा। यहाँ एम्पीरियल लूप इज हियर, एम्पीरियल लूप is a circle of radius r। ये रेडियस मान लो कितना, एक बार की r, ये सेंटर है, रेडियस कितना है r, कैपिटल R ले लो। कैपिटल R की जो वैल्यू है वो R1 और R2 के बीच में होगी। देखो हमारा पहली बात तो हमारा एम्पीरियल लूप जो है वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए, और दूसरी बात वो उसकी हर पॉइंट पे फील्ड और वैल्यू की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जो कहानी गॉस थ्योरम की सीखी थी, कहानी यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी बैठती है। बी पार्ट, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो ऐसा जाएगा। देखो ध्यान से करके, हाथ घुमा करके देखो तो, याद है मैग्नेटिक फील्ड का मैंने कैसे होता डायरेक्शन, जिधर भी करंट फ्लो करती है उधर फिंगर्स को कर्ल कर दो, हम गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हर एक का देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे जाएगा, एम्पीरियल लूप के टेंजेंट होगा। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं, बी वेक्टर ड्यू टू द टोरॉइड is tangent to the Amperian loop। Therefore, theta equals to, theta कितना 0 डिग्री हो जाएगा ना, 0 डिग्री। एंगल होगा थीटा, यहाँ पे क्या एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। कितना नोट कर दो पहले, फिर आगे लिखाता हूँ। तो मैं एक्चुअली क्या फिगर में मैं ना स्लाइड भी चेंज करना चाहता हूँ। जो स्लाइड चेंज करूंगा ना तो वो फिगर चाहिए, फिगर रहेगा सामने तो समझ अच्छे से आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इतना नोट कर लो, 4 स्टेप थे, चारों स्टेप यहाँ पर भी रिपीट कर देते हैं।
चलिए डायरेक्शन का वापस बताना है। देखो फिंगर्स को कर्ल करो, ये करंट कैसे जा रही है देखो, तो करंट जा रही है अंदर की तरफ, तो फिंगर्स को कर्ल करो तो जरा सा, और देखो तो थंब किधर पॉइंट करता है। एक मिनट, हाँ देखो फिंगर कैसे कर्ल होगी देखो तो, ऐसे देखो, ये देखो, और लूप देखो, लूप टर्न हो रही है ना, ये एक ऐसा होगा, फिर दूसरी लूप ऐसे गई, ऐसा गई, तीसरी लूप ऐसे गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो तो? हाँ सर। देखो फर्स्ट लूप ये है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट के लिए देखो ऐसा है, फिर सेकंड ऐसे टर्न हुई, थर्ड ऐसे टर्न हुई, फोर्थ ऐसे टर्न हुई। तो ऐसे करके क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता है, वो लगातार चेंज करता चला जा रहा है। क्लियर होगी बात? हाँ समझ सर। आ गया ना? बाकी इधर का भी हाँ देख सर। सकते हो, ये जो मान लो ये सिक्स, ये सिक्स है, ये सेवन, ये एट, इसका भी देख लो कैसे, वैसे ये चलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज कर। ठीक है ना? अभी देखो, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेप हो गया, पहले स्टेप पे डिस्क्रिप्शन आता है और डायरेक्शन आता है, वो हमने लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम देखेंगे कि स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है? कैलकुलेट बीडीएफ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थीटा तो जीरो है, तो और बी तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, तो बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा ना वो। यहाँ पे आर किसका रेडियस है? एम्पीरियन लूप का रेडियस है, देख सकते हो। ठीक है, ये जो कैपिटल आर है यहाँ पे, ये R1 और R2 के बीच में होगा। थर्ड स्टेप, करंट एनक्लोज। अब देखो अगर अंदर का देखा जाए तो इस ये जो मैंने डॉट 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 किया है ना, ये एम्पीरियन लूप के अंदर, लेकिन जो क्रॉस वाले वो एम्पीरियन लूप के बाहर है, तो कैंसिल तो होंगे नहीं, क्योंकि इसको तो काउंट ही नहीं करना है, खाली इसको काउंट करना है। ये क्या हो जाएगा? एन इंटू टू पाई R1 टर्न डेंसिटी इंटू टोटल सरकमफेरेंस। देखो यहाँ पे समझना, ध्यान से, ये R1 है यहाँ पे, क्योंकि हमें देखना है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस किसका देखेंगे? इसका देखेंगे ना, डॉट वाला है। अब लास्ट स्टेप क्या अपना? लास्ट स्टेप है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। यू नॉट एन, करंट यहाँ पे आई भी आएगा, एन टू पाई, यू नॉट आई होता है ना, सिंपल फॉर्मूले देखा जाए, यू नॉट आई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? VDL कितना? V इंटू टू पाई आर हो जाएगा, टू म्यू नॉट एन इंटू टू पाई R1 इंटू आई। टू पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट V हो जाएगा, म्यू नॉट
आई R1 बाय R। अगर ये ट्यूब बहुत पतली होती है ना तो R1 और R अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो दोनों कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लो एक बार, जितना लिखा मैंने। उसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। सर इसमें करंट फ्लोज में R1 को ले रहे हो, वापस बताओ ना। R1 क्यों ले रहे हैं? हाँ सर। क्योंकि देखो ना, ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू ये नंबर ऑफ टर्न इनटू टोटल सरकमफेरेंस इनटू करंट करेंगे ना। करंट कहां पर है देखो तो, ये करंट क्रॉस से मतलब नहीं है, डॉट से मतलब है। डॉट वाला जो करंट है उसकी दूरी क्या है सेंटर से, आर है कि R1 है? R1। देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर है ना, इनर सर्कमफेरेंस देखो ना, R1 है कि नहीं है? हाँ सर। तो फिर तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टर्न डेंसिटी इनटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसका देखेंगे, जहां पे करंट है वहां का ना सरकमफेरेंस देखेंगे। तो वो तो अब रिंग समझ पे आ- स्प्रेड है ना सर। क्या? सिर्फ वहीं, सिर्फ आर मतलब छोटे वाले सर्कल के सरकमफेरेंस के पास थोड़ी ना करंट, पूरे तो लेकिन रिंग में एक है ना मिनट, करंट। अगर जो हम देख रहे हैं, तो अगर अगर दूसरा आप देखोगे ना तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम दूसरा पार्ट देखोगे ना अगर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। मान लो तुमने बोला ऊपर में भी कैंसिल करे, और ऊपर वाला तो नीचे वाला तो कैंसिल कर रहा होगा उसको। सर नहीं समझ आया सर। और देखो, मान लो अगर करंट अगर हम देखेंगे, तो करंट मान लो ये वाला पॉइंट अगर हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैसे भी एक चीज मान के चलो ना, वो मैंने लिख दिया वहां पे, लेकिन किताबों में जब देखोगे ना तो एक बात वहां पे लिखी रहती है कि ट्यूब बहुत पतली ली जाती है। जो तुम्हारा कंफ्यूजन है ना वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा अगर हम ट्यूब को पतली ले लेंगे। हाँ सर। ठीक है ना, कोई भी किताब देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया R1 R, लेकिन किताबों में क्या वो ट्यूब को पतली लेते हैं, जिसकी वजह से R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे एनसीईआरटी ले लो, चाहे कोई बुक उठा लो, सब में ट्यूब को पतली ले। आगे लिखते हैं, फॉर फॉर ट्यूब स्मॉल डायमीटर स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। डायमीटर में तो 2R1 2R2 हो जाएगा ना, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया R1 is approximately equals to R is approximately equals to R1 is approximately equals to R2. Therefore, B equals to mu naught and I. अगर ध्यान से देखो तो जो लॉन्ग सोलेनॉइड था उसका भी तो यही फॉर्मूला था। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड मैंने बोला था कि जो जिसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, अंदर का जो गैप अंदर का जो होता है वो हॉलो बहुत छोटा होता है, लेंथ काफी बड़ी होती है। अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें ना तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके भी पता है, दो एंड्स हमको विजिबल नहीं होंगे। बहुत लंबी अगर है तो उसके हमको दोनों एंड्स विजिबल नहीं है। सोचो ना, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड बनाने के लिए अगर हमने कोशिश की तो ताकि काफी नियर टू परफेक्ट हो, और इतनी लंबी हो कि उसका एक एंड सूरत में हो और दूसरा एंड उसका अहमदाबाद में हो, तुमको बीच पे खड़ा कर दिया रहा है, क्या तुमको उसका दोनों एंड विजिबल होगा? नहीं होगा। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का दो एंड नहीं होता है। इन द सेम वे टॉरॉइड का भी दो एंड नहीं होता है। कहाँ देखो सर्कल का कहाँ पे एंड होगा? तो दोनों का बिहेवियर तो सेम होना चाहिए, और बिहेवियर सेम होता है और ये ऐसा होता है।
और कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमको लॉन्ग सोलेनॉइड बनाना है तो उसका परफेक्ट उसकी वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका परफेक्ट तरीका कैसे हो सकता है बनाने का, तो टॉरॉइड बना, तो वो अपने आप लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। बाकी तो परफेक्ट लॉन्ग सोलेनॉइड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कितना लंबा लोगे तो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, लेकिन टॉरॉइड में परफेक्शन आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई ये पूरा? आगे बढ़े हम लोग। सर हाँ, बोलो। सर मतलब टॉरॉइड के अंदर कोई पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रखे तो वो हाँ चलता रहेगा हमेशा अंदर? क्या रखिएगा? कोई पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रखे मतलब जो उससे अफेक्ट हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड से, हाँ, तो अगर सर वो वो कर सकता है तो करेगा, वो करता रहेगा, यूनिफॉर्म रहता है। ये देखा है कि यूट्यूब में देखना है कि एक्चुअली कैसा बनाया भी था, कोई ट्रेन टाइप का, यार देखा बैटरी बैटरी करके कुछ हाँ सर बनाया। वो बैटरी बैटरी हाँ घूमती रहती है अंदर। हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके कुछ ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर उन लोगों ने क्या किया, ऐसा के अंदर रख दिया तो वो मूव करता रहता है, उसके अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड उसको खींचता रहता है, उसकी वजह से अफेक्ट पड़ता है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पूरा का पूरा हो गया हुआ है, बायो सावर्ट्स लॉ पूरा का पूरा हो गया है। अब हम आगे आते हैं, देखो मैंने पूरा डिवाइड किया था पूरे चैप्टर की स्टडी को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं अपना मैग्नेटिक फोर्स। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स का मैंने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अप्लाई करता है मैग्नेट, और मैंने बोला था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इट इज क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज क्रिएटेड बाय अ करंट कैरिंग वायर, या कोई मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने कोई डिटेल स्टडी की है। मैग्नेटिक फील्ड किससे पैदा होता है, तो आंसर है मूविंग चार्ज से पैदा होता है, या करंट, करंट भी मूविंग चार्ज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर। याद रखना, जिसकी जो बिरादरी है उस पे ही वो काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ के रखा था क्लास 11th में कि मास जो होता है वो क्रिएट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो मास के ऊपर ही फोर्स एक्सर्ट करता है। फिर मैंने बोला था कि ये चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट चार्ज अगर क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो आंसर है वो चार्ज के ऊपर ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। फिर मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है, तो आंसर है मूविंग चार्ज पैदा करता है। तो जो मूविंग चार्ज अगर पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, मूविंग चार्ज के ऊपर ही फोर्स एक्सर्ट। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, इसके जैसे एफ इक्वल टू क्यू ई था, वैसे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन। देखो ये थोड़ा सा अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहाँ पे भी सिमिलैरिटी देखो, क्यू है ई है बी है, यहाँ पे वी और थीटा भी आता है। वी क्या है, वेलोसिटी, और थीटा क्या, एंगल है। तो अगर देखा जाए तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड द बी वेक्टर। अब इसमें समझना इसी को ध्यान से कि इस फोर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहाँ से हमने क्या 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 बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये इंपॉर्टेंट जो जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट के भी हैं, और इसमें से 1 मार्क वाले में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि मैग्नेटिक फोर्स
is perpendicular to velocity and magnetic field. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब देखो, सिंस देखो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। सिंस it is perpendicular to velocity, therefore the force is a centripetal force. कैसा होता है ये फोर्स? ये सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो क्लास 11 में पढ़ा था ना कि जो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो कौन सा फोर्स होता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दिस फोर्स हैज a tendency to make the charge move in circular path. याद रखना, देखो हमने बहुत सारे फोर्सेस पढ़ के रखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जितने भी फोर्सेस है ना, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ मूव करता सन के राउंड, तो वहां पे जो सन है, सन का ग्रेविटी फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमने किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया तो ग्रेविटी का फोर्स वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि कोई भी सिचुएशन पकड़ लो, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दिस फोर्स, magnetic force, can only can only change the direction of motion of charge. Full stop. It cannot increase or decrease the speed of moving charge. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर दो सब कोई। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क वाले क्वेश्चंस में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा। मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है,
फोर्स पॉइंट लिखना, फोर्स के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is obtained by right hand thumb rule। ठीक है, वो पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन निकालते थे, हाथ पर रखो, ए पे बी की तरफ कर्ल करो, तो सीधी सी बात है, फुल स्टॉप। फ्लेमिंग्स, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसी से ही निकल करके आया है। लेफ्ट हैंड रूल इज मोर सिंपल वे टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको नोट कर दो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता ही है कि अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कर दो, थंब देगा फोर्स का डायरेक्शन, मिडिल ये क्या कहते हैं, फोर फिंगर देती है, इंडेक्स फिंगर देती है फील्ड का डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर देती है करंट का। तो हम वहां से निकाल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ये नोट कर जाओ, तीन चार पॉइंट हो गए। एंड लास्ट पॉइंट, फोर्स इज मैक्सिमम when theta equals to 90 degree and minimum when parallel to velocity। इतना नोट कर दो। तो पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स होगा। तो हम लिख करके आएंगे, वहां पे थीटा 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो नोट कर दो सबको एक। आगे बढ़े हम लोग। हो गया लिखा हुआ। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो हम ये समझ में आपको आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे क्या काम होता है उसका, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब उसके बाद समझना कि मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है ना। अच्छा देखो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ना मैं एक बार ना हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े हैं ना, कौन से रूल्स पढ़े देखो एक बार। एक मैंने सिखाया था राइट हैंड, ये ना एक बार नोटबुक में अलग से लिख लेना, बिकॉज बच्चे क्या है, टोटल चार रूल है हमारे मैग्नेटिज्म में। बच्चे के कंफ्यूज कर जाते हैं कब कौन सा यूज करना है। उनको पता है कि सब वैल्यूज, मतलब वो पता है कि फोर्स कौन सा फिंगर से होती है, करंट कौन सा फिंगर से होती है,
लेकिन कब कौन सा यूज करना वो मैं बता देता हूँ। राइट हैंड पाम रूल, ये किसके लिए था? डायरेक्शन टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ड्यू टू वायर। फिर एक था कर्ल रूल, द कर्ल मेथड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ड्यू टू सर्कुलर वायर। फिर एक था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और एक नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे आगे जाकर के, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन कंडक्टर मूव ये चारों के चारों पॉइंट लिखो। कब कौन सा यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के रूल्स है, ऐसा नहीं है। 4 ही रूल्स है हमारे पूरे मैग्नेटिज्म में, और वो हमने पहले 3 पढ़ लिए हुए, तो चौथा हम लोग जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। इन सब के यूज लिख लेना। इस पे हाथ रख करके घुमाते हैं, तो जिधर थंब क्या कहते हैं थंब होता है वो डायरेक्शन देता है, जिधर फिंगर्स कर्ल करती है वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। इधर हाथ घुमाते हैं इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा करंट का डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में याद रखना एफबीआई का रूल, इस पे भी याद रखना एफबीआई का रूल। फोर्स होता है थंब, तो यहाँ पे फोर्स होता है थंब, इंडेक्स फिंगर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर हो जाता है इंड्यूस्ड करंट। इसमें एफ दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, बी हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, आई हो जाता है इंड्यूस्ड करंट। ये हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे, ठीक है, इसको एक बार अभी तक नोट करते हैं। तो नोट कर दो सबको ये। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है इतना। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखवा दूंगा, और फिर हम लोग साइक्लोट्रॉन जो भी 1-2 क्लास में मुझे लगता है ना, 3 क्लास और चाहिए होगी, 3 घंटे की क्लास, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। आज के लिए काफी है इतना। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.